Thank you so much, sir. Good morning to one and all present over here. I am Dr. Srijan, resident in the Department of Respiratory Medicine. I once again thank you, Principal Ma'am, Sir, and respected dignitaries over here. Today, the topic which I will be dealing is of paramount importance. With the upcoming slides, you all will come to know why this is very important. Before starting, two promises from my side. First promise is, before you leave this door after my presentation, each and every one will be aware of the updated guidelines, that's the BPAL regimen. सबको पूरा याद हो जाएगा. That's the first promise. The second promise is, I'll be giving my best and I'll try that this is not a regular presentation जहाँ पे somebody comes and reads the slide. स्लाइड में बहुत कम चीज़ लिखी हुई है. The most of the parts I'll try to explain. So I don't know, I took this challenge and let's see how it goes. Okay, next slide. So opening question थोड़ा इंटरेस्टिंग है. चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते हुए यहाँ पे आपके सामने दो क्वेश्चंस है. I want people to answer this. I'll explain you. ठीक है. एक पेशेंट आपके पास आती है, उस पेशेंट को एक ड्रग की रेजिस्टेंस होती है. Let us take an example of moxifloxacin. That's a फ्लोरोक्विनोलोन. क्या आप उस पेशेंट को एक ऐसा रेजिमेन प्रेस्क्राइब करेंगे जिसमें फ्लोरोक्विनोलोन होगी? यस और नो? प्लीज समबडी. नो. ओके. कोई यस बोलना चाहता है? समबडी. ओके, चलिए. टुडे विल बस्ट दिस मिथ. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर एक प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आती है जो कि एमडीआर की पेशेंट है, क्या आप उसे फर्स्ट लाइन ड्रग दे सकते हैं? मैम दिस इज नॉट फॉर यू. ठीक है, आपको नहीं बोलना है. वेरी, हाँ मैम आपको नहीं बोलना है. दिस इज ओपन फॉर अदर पीजीज. क्या आप उस प्रेग्नेंट औरत को फर्स्ट लाइन दैट इज द एमडीआर में शॉर्टर रेजिमेन आप दे सकते हैं कि नहीं? एनीबडी wants to try this? Because this is very basic. ये एमडीआर एवरीबडी हैज टू ट्रीट. नहीं दे सकते हैं. ओके, आज ये भी मिथ बस्ट करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो पहले लेट मी ब्रीफ यू व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एमडीआर टीबी. हमारे इंडिया में क्या स्टेटस है? द मोस्ट पूरे वर्ल्ड वाइड में जितनी भी टीबी है 50% ऑफ द शेयर 5 कंट्रीज लेती है. उसमें गेस करो कौन सबसे टॉप है? हमारा इंडिया. अनफॉर्चुनेटली दैट इज 27% हमारे इंडिया में एमडीआर की टीबी की प्रिवेलेंस है. बाकी 5 कंट्रीज में रशिया आती है, चाइना आती है, इंडोनेशिया आती है, फिलीपींस आती है. सो दिस आर द 4 कंट्रीज जहाँ पे एमडीआर का 50% केस आती है. बाकी सारे कंट्रीज 9% शेयर लेती है, हमारा इंडिया 27% शेयर लेता है. दैट्स वेरी बैड. कमिंग टू द प्रोग्रेस, कैसे करके पहले 2015 में हमारा टीबी का स्टेटस क्या था और उसके बाद 2023 में टीबी का स्टेटस क्या हुआ? अप्रॉक्सीमेटली वी कुड फाइंड दैट देयर इज 20% रिडक्शन इन द केस ऑफ एमडीआर टीबी. ठीक है. दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड और रिटन इन द WHO. आई वॉन्ट टू एड समथिंग फ्रॉम माई क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू. एज द डेज आर इंक्रीजिंग आई सी मोर नंबर ऑफ एमडीआर पेशेंट्स इन माई OPD. दिस इज इनफॉर्मल फॉर यू ऑल. ओके, सो 2024 की डेटा के हिसाब से एमडीआर की आउट ऑफ 100 टीबी पेशेंट्स 2.4% इज ऑफ द एमडीआर पेशेंट्स. ठीक है. एंड अगर हम डिजीज बर्डन बोलेंगे तो 13% पेशेंट्स आर प्रीवियसली ट्रीटेड एमडीआर पेशेंट्स. नेक्स्ट वन. ओके, सो आई विल बी यूजिंग सम टर्मिनोलॉजीज. आई वॉन्ट एवरी वन टू बी वेरी क्लियर ऑफ दोज टर्मिनोलॉजीज. सबसे पहला क्या है? सो उससे पहले और एक चीज़ वी ऑल मस्ट नो, हमारा जो भी टीबी की केसेस आती है, टीबी कैन इन्फेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट 2 ऑर्गन्स. सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब जगह टीबी इन्वॉल्व कर सकता है एक्सेप्ट सर का बाल दैट इज हेयर, पैर का नाखून दैट इज नेल्स. ये दोनों चीज़ छोड़ के टीबी हमारे बॉडी में कोई भी जगह को इन्वॉल्व कर सकती है. एनी ऑर्गन यू कैन इमेजिन. सो इतना बड़ा हमारा शरीर है, उसमें इतने सारे डिजीजेस हो सकती है.
व्हाट इज़ द प्रेजेंट MDR रेजिमेन, मैं ऑलरेडी बोल दिया था. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ. हमारे पास जब भी पेशेंट आती है हम उसकी स्पूटम लेते हैं एंड वी डू CBNAT, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट. अभी अप फ्रंट CBNAT की बात हो रही है. अप फ्रंट मतलब जब भी आपके पास पेशेंट आएगा आप सबसे पहले उसका स्पूटम लेंगे और CBNAT करेंगे. CBNAT में अगर हमारे पास दो रिपोर्ट आ सकता है, एक है रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है, दूसरा है रिफाम्पिसिन सेंसिटिव है. अगर मेरे पास रिफाम्पिसिन सेंसिटिव आता है, सेंसिटिव मतलब उस पेशेंट को रिफाम्पिसिन देंगे, रिफाम्पिसिन काम करेगा. अगर मेरा रिफाम्पिसिन सेंसिटिव है तो डू नॉट स्टॉप ओवर हियर. आई हैव सीन विथ माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस दैट देयर वी शुड और वी मस्ट डू अ फॉलो अप ऑफ फर्स्ट लाइन LPA. अब ये फर्स्ट लाइन LPA क्या है? फर्स्ट लाइन लाइन प्रोब एसिड. इसमें मुझे आइसोनियाजिड की स्टेटस पता चलती है. ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो रिफाम्पिसिन सेंसिटिव होती है बट आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट होती है. तो डू नॉट स्टॉप एट द लेवल ऑफ CBNAT, ऑलवेज एंड ऑलवेज डू फर्स्ट लाइन LPA. तो हमने फर्स्ट लाइन LPA किया और उसमें आया रिफाम्पिसिन आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट. तो इसका मतलब क्या हुआ? पेशेंट आइसोनियाजिड काम नहीं करेगा. सो वी नीड टू गिव अ रेजिमेन जहाँ पे आइसोनियाजिड नहीं होगा. आप सामने देखिए वहाँ पे इसके नेक्स्ट वाला स्लाइड है मेरा जिसमें रेजिमेन लिखा हुआ है. उसमें देखिएगा आइसोनियाजिड की जगह दूसरा एक फ्लोरोक्विनोलोन डाला हुआ है बिकॉज आइसोनियाजिड उस काम नहीं करेगी. अब हम एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे मेरे पास पेशेंट आया जिसका रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है, ये सेंसिटिव था. अगर रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है, मेरा नेक्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? फर्स्ट लाइन LPA, लाइन प्रोब एसिड. उसमें अगर मेरा आइसोनियाजिड की रेजिस्टेंस आती है, मान लेते हैं आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस आती है, अब हमें चेक करना पड़ेगा आइसोनियाजिड की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. ज़्यादा रेजिस्टेंस है ना कम रेजिस्टेंस है? अगर कम रेजिस्टेंस है तो हम हाई डोज ऑफ आइसोनियाजिड दे सकते हैं. दैट इज़ व्हाट कंस्टिट्यूट्स द शॉर्टर बेडाक्विलिन बेस्ड रेजिमेन फॉर 9 months. ठीक है. नेक्स्ट, रिफाम्पिसिन काम नहीं करेगी, रेजिस्टेंट है. आइसोनियाजिड का हाई लेवल भी रेजिस्टेंस है. हाई लेवल रेजिस्टेंस कैसे पता चलता है? द जीन इज CAT-G. ठीक है. आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई थिंग्स आर नॉट दिस ईजी. ठीक है. सो आई मे मिस सम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, प्लीज डू पार्डन मी फॉर दैट. सो आइसोनियाजिड की दो जीन होती है, एक INH-A जो लो रेजिस्टेंस बताती है, एक CAT-G जो हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बताती है. नाउ एक पेशेंट जिसका रिफाम्पिसिन इज रेजिस्टेंट, आइसोनियाजिड भी रेजिस्टेंट है हमारे पास, उस केस में हम कौन सा रेजिमेन प्रेफर करेंगे? लॉन्गर रेजिमेन. लॉन्गर रेजिमेन का ड्यूरेशन कितना होगा? 18 to 20 months. नाउ इमेजिन आपको अगर 18 से 20 महीने तक डेली ड्रग्स लेना पड़े और वो भी 5 से 7 दवाई, 5 दवाई रहती है लॉन्गर में. हाउ विल यू फील? इज़ वेरी टॉक्सिक और सारे ड्रग्स हाई डोज में है. इज़ वेरी टॉक्सिक. आदमी साइकोसिस हो जाता है, व्हाट नॉट. ओके, सो द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो आई ट्राई टू सम अप ऑल द रेजिमेंट्स. यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस. इसमें सारा रेजिमेन है आपके पास, स्टार्टिंग फ्रॉम द H मोनो रेजिमेन जिसमें आपका 6 months के लिए लीवोफ्लॉक्सासिन दे रहे हैं, आइसोनियाजिड हटा दिए. उसके बाद रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल. नाउ कमिंग टू द शॉर्टर बेडाक्विलिन बेस्ड रेजिमेन. ठीक है. पहले ये रेजिमेन हम लोग यूज़ करते थे जो ऊपर में लिखा हुआ है. नाउ नवंबर 2024 में एक अपडेट आई. ये अपडेट आई थी मेरा, दिस गिव्स द आंसर टू माय सेकंड क्वेश्चन कि एक प्रेग्नेंट औरत को क्या हम शॉर्टर रेजिमेन दे सकते हैं कि नहीं. ट्रिक ये था कि प्रेग्नेंट औरत जब आती है आपके पास, वो जो शॉर्टर रेजिमेन में ना एक ड्रग है इथियोनामाइड. कि इथियोनामाइड इज़ फीटोटॉक्सिक. द प्रॉब्लम इज इन इथियोनामाइड. हम इथियोनामाइड को हटा देंगे तो हम प्रेग्नेंट औरत को दे सकते हैं? आई वॉन्ट ए क्लियर आंसर. यस, दे सकते हैं. हम इथियोनामाइड को हटा देंगे तो आई कैन गिव इट टू द प्रेग्नेंट. तो इथियोनामाइड हटा के हमने क्या डाला? 2 month के लिए लिनेजोलेट डाला. अब हम क्या कर सकते हैं? लिनेजोलेट कंटेनिंग रेजिमेन दे सकते हैं प्रेग्नेंट औरत को? इट्स यस, इट्स ए बिग यस. एंड ये डाउट अपने मन में नहीं रखना है. अभी अगर हम मॉडिफाइड शॉर्टर रेजिमेन यूज कर रहे हैं तो आई कैन गिव दिस रेजिमेन टू अ प्रेग्नेंट वुमन. ओके, सो नेक्स्ट कम्स द लॉन्गर रेजिमेन. द लॉन्गर रेजिमेन उसी पेशेंट्स को देंगे जिसमें शॉर्टर नहीं दे सकते हैं.
लॉन्गर रेजिमेन की ड्यूरेशन इज 18 to 20 months। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जितना दिन जाएगा ना उतना सिंप्लीफाइड होती है चीज़ें। अब हम जो बीपाल के ऊपर बात करेंगे, यू विल सी हाउ सिंपल इट इज़। जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ ड्रग्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दवाई चल रही है। पहला 6 to 9 months के लिए, सॉरी 4 to 6 months, उसके बाद 4 दवाई है। सो 7 to 8 ड्रग्स, इट्स वेरी टॉक्सिक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so hereby I welcome you all to the world of BPAL-M regimen. I call this the 8th wonder of the world. कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मेरी अपनी लाइन्स है। बाय द वे स्लाइड्स सारी मेरी अपनी बनाई हुई है। सो दिस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एंड व्हाई डू आई से सो? मैं इसको 8th वंडर क्यों बोलता हूँ? बेसिकली बिफोर दिस आई लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन। HIV, लोग इतना डरते क्यों है HIV से? एनीवन? प्लीज एनीवन, क्यों इतना डर है HIV का? क्यों इतना कॉन्टेजियस है? क्यों हम लोग टच नहीं कर सकते किसी को? मतलब कर सकते हैं बट हम लोग क्यों नहीं? वाई डोंट वी प्रेफर? द रीज़न इज HIV इज इनक्योरेबल। टिल डेट हमारे पास कोई क्योर नहीं है। जो भी डिजीज़ की क्योर नहीं है या क्योर बहुत टफ है, जिससे पेशेंट्स को परेशानी होती है, वही डिजीज़ वी ट्राई टू अवॉइड दोज डिजीज़। आज तक जो MDR की पेशेंट्स आती है आपके पास, आप ट्राई करते हो दूर रहना है। MDR पेशेंट है, मुझे दूर रहना है। द रीज़न इज़ आपके मन में डर है कि अगर मुझे होता है तो मुझे वो 18 से 20 महीने की इतनी सारी टॉक्सिक दवाई लेनी पड़ेगी। नाउ नवंबर 2024 में जो अपडेट आई है, नो लॉन्गर यू डोंट नीड to start with the longer and shorter regimen. You can start with the BPAL-M regimen. That is the reason I call this the 8th wonder of medical science. So, first line, duration. Duration क्या उतना ही लेना पड़ेगा? It is 6 months. To be more specific, how many weeks? 26 weeks. Okay. After that, ये जो BPAL-M है, आज तक आप सब कोई टीबी की दवाई प्रेस्क्राइब करते थे। टीबी की दवाई वेट बैंड के हिसाब से होती थी। ऐसा है ना कि हम वेट बैंड याद करते थे, भूल भी जाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द वेट बैंड, बिकॉज इसमें 14 से लेके 90 साल के आदमी को भी सेम डोज की दवाई देंगे। कुड वी इमेजिन एवर इन आवर लाइफ कि ऐसा हो सकता है? इवन पैरासीटामोल भी देते बच्चे को, वेट ट्राइटेट करके देते हैं। यहाँ पे BPAL में हम कोई भी आदमी आए उसको सेम डोज ऑफ दवाई देंगे। क्लियर? एंड उसके बाद आउटकम बेस्ट। वाई दिस बेस्ट आउटकम? शॉर्टर ड्यूरेशन, रेजिस्टेंस नहीं है, कल्चर कन्वर्शन सबसे अर्ली होती है और टॉक्सिसिटी सबसे कम है। तो टॉक्सिसिटी सबसे कम है तो सबसे बेस्ट आउटकम है, और सबसे बेस्ट आउटकम है तो सबसे बेस्ट क्योर रेट है। दैट इज द रीज़न आई कॉल दिस द 8th वंडर ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, सो अभी ये तो हो गया। BPAL की थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं। 2019, द ईयर इज 2019, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे स्टार्टेड फ्यू ट्रायल्स, बट इट वॉज एक्सपेरिमेंट वॉज डन इन अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ ट्रायल्स हुआ था। सबसे पहला ट्रायल दैट इज द नेक्स्ट टीबी ट्रायल। यही ट्रायल है जिसके आधार पे हम लोग ने BPAL को इंट्रोड्यूस किया था। गौर से देखिए, यहाँ पे BPAL के बाद M नहीं लिखा हुआ है। केवल इस ट्रायल में BPAL की इंट्रोडक्शन हुई थी, मंजूरी हुई थी। ट्रायल ऐसा किया गया कि BPAL जो हमारे पास ड्रग्स है, हमने उसमें बेडाक्विलिन दिया, प्रेटोमेनेट दिया और L फॉर हाँ लिनेजोलिड। तो अगर इसमें BPAL में लिनेजोलिड हमने दिया, बेडाक्विलिन दिया, प्रेटोमेनेट दिया। व्हाट इज द डोज ऑफ लिनेजोलिड? शुरू जब किए थे 1200 मिलीग्राम से हमने स्टार्ट किया लिनेजोलिड का। तो ये जो ट्रायल हुआ, ट्रायल में देखा गया कि कल्चर कन्वर्शन बड़ा अच्छा है। कल्चर कन्वर्शन मतलब पेशेंट क्योर हो रहा है, बट 2 मेजर प्रॉब्लम देखा गया। लिनेजोलिड हम 1200 जो दे रहे हैं उसमें मेरी न्यूरोपैथी हुई। न्यूरोपैथी का मतलब क्या हुआ? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मीन्स टिंगलिंग एंड नमनेस। उसके साथ जो पैर की जो सोल है वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो रही है। ठीक है, जल रहा है पेशेंट
फ्लोर में पैर नहीं रख सकता है, इतना ख़राब हाल होता है कि आप बेडशीट में भी पैर नहीं रख सकते हो, आपकी डेली एक्टिविटीज़ विल बी हैम्पर्ड, पेशेंट जस्ट क्राइज इन पेन। दिस इज़ द कंडीशन जब ग्रेड 3 और ग्रेड 4 न्यूरोपैथी में आप जाते हो। द फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज दिस। द सेकेंड प्रॉब्लम दैट इज माइलोसप्रेशन। माइलोसप्रेशन मतलब हेमोग्लोबिन और अनीमिया, दिस आर द प्रॉब्लम्स। अप्रॉक्सीमेटली 50% टू बी 49 टू बी मोर स्पेसिफिक, 49% पेशेंट्स को माइलोसप्रेशन हुई और 78% पेशेंट्स को न्यूरोपैथी हुई। इट्स अ बिग नंबर। साइंटिस्ट को पता था कि अगर ये कंटिन्यू होगा तो मेरा रेजिमेन फेल कर जाएगा। साइंटिस्ट है तो दे ट्राइड अनदर ट्रायल, जिस ट्रायल का नाम है टीबी प्रैक्टिकल एंड ज़ीनेक्स ट्रायल। ये ट्रायल का एम ये था कि चलो रेजिमेन तो काम कर रहा है, अब हम लिनेसोलिड की डोज को कम करते हैं, जिससे मेरा प्रॉब्लम था। इस ट्रायल में लिनेसोलिड हमने 600 मिलीग्राम रखा। अगर हम 600 मिलीग्राम किसी चीज़ को कम करते हैं तो हम कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। वहाँ पे हम ऐड किए एम, दैट इज़ मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, इट्स अ फ्लोरोक्विनोलोन। सो हमने अभी हमारा रेजिमेन क्या बना, बी पाल एम, जिसमें एम इज मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। सो दिस इज द सेकेंड ट्रायल। अब इसका आउटपुट कल्चर कन्वर्शन बहुत अच्छा था, न्यूरोपैथी माइलोसप्रेशन का रेट बहुत कम हो गया। इसमें लिनेसोलिड का 600 मिलीग्राम और मॉक्सिफ्लॉक्सासिन हमने यूज़ किया। नाउ वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद सिंपल थिंग्स, हमें और चाहिए, इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। देयर कम्स द थर्ड ट्रायल, दैट इज बीपाल मॉडिफाइड बीपाल ट्रायल। इसमें क्या हुआ, हमने बोला कि लिनेसोलिड इज अ कल्पिट ड्रग, बीपाल एम में लिनेसोलिड कल्पिट ड्रग है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 600 को और कम कर दे? तो हमने 3 ग्रुप बनाया पेशेंट्स का। सबसे पहला ग्रुप में हमने पूरा 600 मिलीग्राम 6 महीने के लिए दिया। सेकेंड ग्रुप में हमने उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे किया, डिवाइड पहला 3 महीना के लिए 600 मिलीग्राम, उसके बाद वाला 3 महीना के लिए हमने उसका आधा डोज दैट इज 300 मिलीग्राम दिया। और थर्ड ग्रुप को मैंने पहले 2 महीना के लिए 600 मिलीग्राम दिया और जो बाकी 4 महीना के लिए मैंने 300 मिलीग्राम रिड्यूस डोज ऑफ लिनेसोलिड दिया। इसका आउटपुट वाज आउटस्टैंडिंग एंड हियर बाई कम्स गाइडलाइंस में ये ट्रायल बहुत हेल्प की है। कैसे, अभी गाइडलाइंस ये बताती है कि अगर आपके पेशेंट लिनेसोलिड पूरा 6 महीने तक नहीं ले सकते हैं तो आप लिनेसोलिड की डोज को कम कर सकते हैं, ओनली जब तक वो 2 महीने के लिए लिया हो। ठीक है, 2 मंथ्स नहीं, देयर इज समथिंग अदर थिंग, मैं गाइडलाइंस में आऊँगा तो मैं आई विल बी मोर क्लियर इन दैट। ठीक है, इट्स नॉट 2 मंथ्स। ठीक है, सो दिस हेल्प्ड, द लास्ट ट्रायल हेल्प्ड अ लॉट। सो दिस वाज द ब्रीफ ओवरव्यू। यूएस में 2019 से ही ये दवाई स्टार्ट हो गई थी। We are at 2025 and now we are thinking of implementing it, and I'll be very happy to share बिहार में दरभंगा will be one of the first places जहाँ पे हम बीपाल एम रेजिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। There was a central training और उस ट्रेनिंग में I was a member of it and I'm very thankful to my HOD sir who gave me this opportunity। तो दरभंगा is one of the first districts जहाँ पे हम ये रेजिमेंट स्टार्ट करेंगे in whole बिहार। Next, okay, yeah, okay, so बीपाल रेजिमेन इन डिटेल्स किस किस पेशेंट को देना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला, कोई भी एमडीआर का पेशेंट आएगा आपके पास, आप हर ये बाय डिफ़ॉल्ट समझ लीजिए कि आप हर एमडीआर के पेशेंट को दे सकते हैं अनटिल एंड अनलेस देयर इज एन एक्सक्लूशन क्राइटेरिया। सबसे पहले किस किस पेशेंट को देना है, 14 ईयर्स से लेके कोई भी अपर लिमिट ऑफ एज की पेशेंट को आप एमडीआर जिसमें स्टार्ट करना है उस पेशेंट को आप दे सकते हैं जिसमें रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है। द सेकेंड, प्रीवियसली ट्रीटेड। इसका क्या मतलब हुआ, बीपाल एम रेजिमेन में कोई भी ड्रग्स अगर स्पेसिफिकली बेडाक्विलिन प्रीटोमिनेट अगर आप 1 मंथ तक दे चुके हैं तो आप उस पेशेंट को बीपाल एम नहीं देना है। इन द कॉन्ट्रारी इफ आई से कि 1 मंथ से ज़्यादा फर्स्ट मतलब 4 दवाई में से कोई भी दवाई 1 मंथ से ज़्यादा पेशेंट नहीं नहीं लेना चाहिए उसको। अगर वो लेता है तो उसको हम बीपाल एम नहीं दे सकते हैं। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। 1 मंथ क्यों, 1 मंथ इज अ कट ऑफ बिकॉज उसके बाद रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अगर फिर भी आपको मन है, देयर इज एन क्लॉज, आपको रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। अगर बेडाक्विलिन सेंसिटिव है तो आप बीपाल एम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके,
ECG में QTC, most of my medicine seniors would be knowing this. QTC, किसी भी पेशेंट में अगर QT इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है, हम उसमें बेडाक्विलिन या कुछ ऐसा ड्रग नहीं देंगे जो QT को और प्रोलॉन्ग करेगा। दिक्कत क्या होगा? अरिथमिया होती है, ठीक है, और VT एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सारी प्रॉब्लम आती है। टॉर्सिड्स दी पॉइंट्स। सो QTC का वैल्यू कितना है? अगर मेल होता है तो उसमें कम होता है, दैट इज़ 450, और फीमेल होती है तो 470। 470 इज द वैल्यू ऑफ QTC। QTC करेक्टेड QTC, ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट द डायरेक्ट QT इंटरवल, बिकॉज QT इंटरवल रेट के साथ वेरी करती है, ठीक है। सो करेक्शन कैसे करते हैं? दिस इज डिफरेंट फार्मूला, बैजेट्स फार्मूला, ठीक है, ये सारा अलग फार्मूला, नॉट गोइंग ओवर देयर। एक QTC कैलकुलेट करने का बहुत आसान वे है। कैन एनीवन से मी? आप ECG देख के ही बता सकते हो, आपको लाइक मेरा टेक्नीशियन भी बता सकता है ECG देख के, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा। आप RR इंटरवल चेक करना, एक RR इंटरवल, R मतलब R, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, RR, दोनों के मिड पॉइंट में एक तो लाइन ड्रॉ करना है, सिंपल। T वेव अगर इसके लेफ्ट में आ रही है तो QTC इज नॉर्मल, T वेव अगर राइट में आ रही है तो QTC इज प्रोलॉन्ग, हम स्पेसिफिक कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ वी डू। जब हमारे पास 120-30 पेशेंट रहते इतने सारे, तो वी नीड टू बी फास्ट। सो दिस इज अ थिंग विच आई वॉन्ट एवरीवन टू टेक होम, QTC कैसे इजीली कैलकुलेट करते हैं। ओके, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, द चौथा पॉइंट इज नॉन लैक्टेटिंग, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग, नॉन प्रेग्नेंट। सारे में इफ एंड बट है। इफ क्या है, बट क्या है? नॉन लैक्टेटिंग, अगर कोई मदर जो बीपाल रेजिमेन ले रही है, इफ शी इज लैक्टेटिंग, कैन वी गिव इट टू हर? प्लीज, आई वांट इट टू बी बोथ साइड्स। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मदर अपने बच्चे को फॉर्मूला फीड में शिफ्ट करना चाहती है तो हम ओनली इन दैट केस वी कैन गिव इट टू हर। बेसिकली बच्चे में ये ड्रग नहीं पहुंचना चाहिए, टू बी प्रेटोमिनेट, टू बी मोर स्पेसिफिक। इसीलिए MDR की दवाई, आपके पास एक माँ जो MDR की दवाई ले रही है, वो अगर आपके पास आती है, वो अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है, हमें एडवाइस करना है कि आप यू कैन शिफ्ट टू फार्मूला फीड, तब हम ये रेजिमेन कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड, प्रेग्नेंट, अगर प्रेग्नेंट औरत आपके पास आती है, देयर इज ए कट ऑफ। गाइडलाइंस में अपडेट हुआ है कि 24 वीक्स, 24 हफ्ते तक MTP का चांस रहता है, यू कैन गो फॉर MTP। अगर एक प्रेग्नेंट औरत विलिंग है कि मैं MTP करवाना चाहती हूँ, तब आप ये गाइडलाइंस मतलब ये रेजिमेन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ए ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रेग्नेंट। नेक्स्ट वन, ओके, किसको नहीं देना है? आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसका उम्र 14 साल से कम होगा उसे दे सकते हैं। आई वांट ए क्लियर आंसर, थिंग्स आर वेरी लाइक, शुड आई चेंज माई लैंग्वेज? थिंग्स आर फाइन, या। सो उम्र अगर 14 साल से कम है तो हम बेडाक्विलिन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। सेकेंड, अगर प्रीवियसली 1 मंथ से ज़्यादा ट्रीटमेंट लिया है, हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अगर देना है तो मुझे ड्रग की रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी चेक करनी पड़ेगी, जो हमारे बिहार में नहीं होती है, तो नहीं दे सकते हैं। नॉन लैक्टेटिंग, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग एंड नॉन प्रेग्नेंट। और उसके बाद ब्लड पैरामीटर्स में आते हैं। किसी पेशेंट का LFT डिरेंज्ड है, डिरेंज मतलब कितना? अपर लिमिट से 3 टाइम्स ज़्यादा है, उस पेशेंट को आप नहीं दोगे। और क्या है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी पेशेंट को मान लेते हैं बोन TB हुआ है, और उस बोन TB से आपने सैंपल निकाला, उसमें बेडाक्विलिन मेरा रेजिस्टेंट आया, तो कैन वी गिव दिस रेजिमेन टू हिम? नो, वी कैन नॉट गिव, ठीक है। CNS, स्पाइनल स्केलेटल TB, मेडिसिन वाले मेरे सीनियर्स, यू ऑल विल बी अग्रीइंग कि CNS पेशेंट्स विथ रेजिस्टेंस आती है बहुत सारी, तो हम उस पेशेंट में बीपाल M नहीं दे सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है डिसेमिनेटेड TB, हमने बहुत बार सुनते हैं ना, मिलियरी TB। मिलियरी TB में बीपाल M देना है? नहीं देना है। सो दिस आर द स्मॉल लूप होल्स विच वी शुड रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट। ओके, देयर आर सर्टेन रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिसमें डॉक्टर के पास पावर रहता है डिसाइड करने के लिए कि हम देंगे कि नहीं देंगे। सबसे पहले अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया। अनीमिया, 8 ग्राम से अगर कम हेमोग्लोबिन होगा तो उस पेशेंट को
ऑन आवर डिस्क्रिशन हम बीटी करके उसके ब्लड को बढ़ा के तब चला सकते हैं। मिनिमम 9 पहुंचना चाहिए, 9 ग्राम। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट कम हो रही है, ल्यूकोपिनिया WBC कम हो रही है। 750 इज अ WBC काउंट एंड प्लेटलेट इज 1,50,000। कोई भी पेशेंट अगर उसका लिवर में प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे ही इज़ एन अल्कोहलिक, वी मस्ट बी वेरी श्योर। उसको कोई वायरल हेपेटाइटिस है, वी मस्ट बी वेरी श्योर और बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बिकॉज ऑल दिस ड्रग्स आर हेपेटोटॉक्सिक, ठीक है। रेनल सीवियर रेनल फंक्शन, इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर कि आपके किसी पेशेंट को रेनल प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ डरना नहीं है। लिवर प्रॉब्लम है तो यू मस्ट बी अलर्ट। किडनी की प्रॉब्लम्स है, जब तक ना बहुत ज़्यादा सीवियर हो आप बीपाल रेजिमेन को दे सकते हैं, ठीक है। रेनल में आप दे सकते हैं अनटिल अनलेस इट इज सीवियर। उसके बाद सीवियर न्यूरोपैथी, लिनेजोलिड इज अ कल्पिट ड्रग। न्यूरोपैथी अगर बहुत ज़्यादा ग्रेड 3 ग्रेड 4 न्यूरोपैथी हो रही है, उसमें हम बीपाल एम नहीं देंगे। और जो ड्रग्स क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करेगी, उस केस में हम बीपाल को देने से पहले सोचेंगे। देयर आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस, मैं थोड़ा सा अभी क्यूटी के बारे में बता देता हूँ। इन केस व्हाट आर द ड्रग्स जो क्यूटी प्रोलॉन्ग करती है। बीपाल में कौन सी ड्रग्स क्यूटी प्रोलॉन्ग करती है? बेडाक्विलिन करती है और फ्लोरोक्विनोलोन्स करती है, ओके। और प्रेटोमेनेट करती है, हाँ करती है। सो प्रेटोमेनेट, बेडाक्विलिन, ऑल दिस ड्रग्स क्यूटी प्रोलॉन्ग करती है। बी वेरी अलर्ट। मैंने आपको क्यूटी का वैल्यूज तो स्पेसिफिक बता दिया। किसी पेशेंट का क्यूटी का वैल्यू 500 के नीचे है तो आप आराम से दे सकते हो, बट मेक श्योर उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक हो। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अगर गड़बड़ाता है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट को ठीक करना पड़ेगा। हम इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक करेंगे, फिर क्यूटी चेक करेंगे, फिर अगर नॉर्मल है वी कैन गिव। 500 से ऊपर अगर क्यूटी जाता है तो हमें नहीं देना है। ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं और इतनी ही चीज़ें हैं गाइडलाइंस में, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, ओके, कमिंग टू द डोज। मुझे बहुत दिक्कत होती थी, एक्चुअली मेरी सिमेंटिक मेमोरी बहुत ख़राब है, तो आई फाउंड अ वेरी इजी वे आउट याद करने के लिए। यू ऑल विल अग्री विथ मी। सबसे पहले हमें 200 याद रखना है, 400 याद रखना है, 600 याद रखना है। सिंपल, 200, 400, 600। सबसे पहला ड्रग बेडाक्विलिन, व्हाट इज द डोज? 200। बेडाक्विलिन की डोज 200 है। उसके बाद लिनेजोलिड, उसके सॉरी प्रेटोमेनेट की भी डोज 200 है, ठीक है। लिनेजोलिड मैं शुरू से 600 बोलते आ रहा था, दैट इज 600। बचा एक ही ड्रग, दैट इज मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। कितना होना चाहिए? 400। प्लीज रिपीट विथ मी। बेडाक्विलिन की डोज क्या होगी? 200। पी फॉर प्रेटोमेनेट की डोज 200। उसके बाद लिनेजोलिड की डोज 600 और लास्ट में फ्लोरोक्विनोलोन दैट इज मॉक्सिफ्लॉक्सासिन डोज 400। सारा दवाई एक बार देना है दिन में, एक्सेप्ट विद बेडाक्विलिन, मैं बताता हूँ। सो 6 महीने के लिए यही डोज 14 साल से लेके 60 साल से लेके 90 साल जो भी एज ग्रुप में आपको देना है, सेम डोज फॉर 6 to 9 months। और यहाँ पे ना 26 और 39 क्यों लिखा हुआ है मैं बाद में बताता हूँ। इन जनरल अभी प्लीज रजिस्टर दैट इट इज फॉर 26 weeks, अप्रोक्सीमेटली 6 months। सो दिस इज द डोज। अभी एक बचा बेडाक्विलिन। बेडाक्विलिन एक ऐसा ड्रग है ना जिससे मुझे लोड करना पड़ता है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन शुरू में ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़्यादा कैसे देंगे? हम डबल डोज देंगे। एक डोज अगर 200 होता है तो डबल डोज इज 400, बराबर। तो 400 mg डेली 14 दिन के लिए हम देंगे। बेडाक्विलिन लोड कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे? हर ऑल्टरनेट डे को हम बेडाक्विलिन देंगे 200 का डोज में। एज सिंपल एज दिस। ड्यूरेशन इज 26 और 39 weeks, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन अब ये है कि ये जो 4 दवाई है, यही 4 दवाई है, आज हम यही 4 दवाई के बारे में बात करेंगे। इसमें से कोई भी दवाई की डोज रिड्यूस करना क्या पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द डोज? कोई भी 4 दवाई में से? यस, आप लिनेजोलिड की डोज को रिड्यूस कर सकते हो। कितना? 600 से
300 मिलीग्राम तक। दिस इज द ओनली ड्रग जिसकी आप डोज को रिड्यूस कर सकते हो। कितना दिन के बाद आपके पास ये पावर है? दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 9 वीक्स। 9 हफ्ते के बाद आप लिनेजोलिड की डोज को रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। क्यों करना है रिड्यूस? माइलोसप्रेशन एंड न्यूरोपैथी, टिंगलिंग एंड नमनेस हो रहा है पेशेंट को। सबसे पहला 9 हफ्ते के अंदर अगर पेशेंट आता है मेरे पास और बहुत दिक्कत हो रही है, सर लिनेजोलिड बंद कर दीजिए मेरा, तो अगर वैसी नौबत आती है आपको रेजिमेन बंद करना पड़ेगा। आप 9 हफ्ते के अंदर 600 से कम करके 300 में नहीं ला सकते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर इन दिस। नेक्स्ट, 9 हफ्ते के बाद आप रिड्यूस कर सकते हैं, 600 से 300 में ला सकते हैं, बट आप लिनेजोलिड बंद नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप 300 में लेके आएंगे आपका ड्यूरेशन 6 से 9 महीना हो जाएगा। ये पहला क्राइटेरिया या कंडीशन बोलिए जिसमें आपका ड्यूरेशन बढ़ा, और एक क्राइटेरिया है जिसमें ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा, ओके, एक्सटेंशन क्राइटेरिया एंड रेजिमेन मॉडिफिकेशन। हमारे पास 4 ड्रग था, बी पाल एम। जो एम था, अगर फ्लूरोक्विनोलोन से किसी पेशेंट को दिक्कत होती है तो हम क्या करेंगे, फ्लूरोक्विनोलोन को डोज कम नहीं, कंप्लीटली ड्रॉप कर सकते हैं, बट वी शुड ट्राई कि पूरा डोज में लें। अगर हम एक ड्रग को कम कर रहे हैं, हमें ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज द सेकेंड कंडीशन जहाँ पे हम 26 के जगह 39 वीक्स तक देंगे। तो प्लीज़ रिपीट विथ मी। द पहला कंडीशन, जब हम लिनेजोलिड की डोज को कम कर रहे थे उसमें हम ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं। दूसरा कंडीशन, हम जब फ्लूरोक्विनोलोन को ड्रॉप कर रहे हैं उसमें हम ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं। यही एकमात्र 2 कंडीशन है। याद रखिए, बेडाक्विलिन का डोज आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, प्रेटोमेनिट के डोज को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन की डोज को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, केवल लिनेजोलिड की डोज को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ट्राई टू मेक इट सिंपल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओके, आपके पास पेशेंट आता है, आप अब उसको कैसे अप्रोच करोगे? पहला चीज़, सबसे पहले हिस्ट्री, दैट्स अ वेरी बोरिंग बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वो दवाई लिया है कि नहीं वो लेना है। एक्चुअली आई ऑल्सो गेट समटाइम कन्फ्यूज, देयर मेनी थिंग्स रिटन हिस्ट्री में। बेसिकली पहले वो ड्रग्स का यूज़ किया है कि नहीं, उसके बाद अल्कोहल बिकॉज इट इज़ हेपेटोटॉक्सिक, उसके बाद है सब्सटेंस अब्यूज़, फैमिली प्लानिंग बिकॉज बेडाक्विलिन आपकी दिस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ रिएक्ट करती है, सो फैमिली प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। सेकंड, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रीवियसली हिस्ट्री ऑफ ATT टेकन, ठीक है, वो 1 मंथ वाला क्राइटेरिया है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और एंथ्रोपोमेट्रिक फॉर रिकॉर्डिंग। इसके बाद आते हैं, ये तो हमने हिस्ट्री पेशेंट से ले लिया, अब क्या क्या जांच करना है। सबसे पहले CBC करेंगे, ठीक है, उसकी हेमोग्लोबिन चेक करेंगे, प्लेटलेट्स और WBC काउंट। उसके बाद हम ब्लड में LFT कराएंगे। वायरल पैरामीटर्स जो हम लोग अक्सर करवाते हैं, यू मस्ट बी, आई डोंट नो, या इट इज़ नॉट रिटन ओवर हियर। वायरल पैरामीटर्स HBs, AG, हेपेटाइटिस का सारा जो चेक करते हैं, इज इट नेसेसरी MDR की बीपाल स्टार्ट करने के लिए? एनीवन? HBs, AG, HCV ये सारा चेक करना ज़रूरी है? अच्छा, HIV स्टेटस चेक करना ज़रूरी है? इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। HIV स्टेटस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द CD4 काउंट आप ये रेजिमेन स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अ ब्यूटी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, सो हेपेटाइटिस और ये सारी चेक करने की ज़रूरत नहीं अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ एन एक्सटेंसिव, मतलब हमारे पास डिजीज़ की प्रूफ है, ठीक है। ओनली इन दोज केसेस वी विल बी चेकिंग इट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मुझे QT इंटरवल को इरेगुलर करती है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ इंपॉर्टेंट। एक बेसलाइन एक्सरे कर लेंगे और एक ECG कर लेंगे। द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। ओके, दिस इज द डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले पेशेंट आती है हमारे पास, उसकी स्पूटम की जांच होती है। स्पूटम मतलब कफ, और हम कैसे जांच करते हैं? कार्ट्रीज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, शॉर्ट में CBNAT। इसका रिपोर्ट 2 आती है, रिफाम्पिसिन का स्टेटस पता चलता है।
whether the rifampicin is resistant or sensitive. अगर किसी पेशेंट को MTB पॉजिटिव आती है, मतलब TB का बैक्टीरिया मिलता है और उस TB के बैक्टीरिया में रिफाम्पिसिन डिटेक्ट होती है और वो 14 साल से अगर ज़्यादा होता है, द पेशेंट इज़ एलिजिबल फॉर BPAL-M रेजिमेन. अगर 14 साल से कम होता है, इन दैट केस द पेशेंट इज़ एलिजिबल फॉर अदर रेजिमेंट्स. ठीक है. अगर पेशेंट रिफाम्पिसिन डिटेक्ट नहीं होती है, मतलब पेशेंट MTB तो पॉजिटिव है, TB तो हुआ है, लेकिन रिफाम्पिसिन नेगेटिव है, उस केस में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग से. और मैंने शुरू में ही बोला था, हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट लाइन LPA लाइन प्रोब ऐसे करना है आइसोनियाजिड के लिए. तो उसके बाद जैसे आइसोनियाजिड अगर रेजिस्टेंट होता है तो हम H मोनोपोली देंगे और नहीं होगा तो सीधा फर्स्ट लाइन में ही चलेगी. दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. एक सेकेंड, जस्ट आई विल हाईलाइट वंस मोर. पेशेंट TB पॉजिटिव, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस, सबसे पहला ड्रग कौन सा स्टार्ट करेंगे, BPAL-M. अगर 14 साल से ज़्यादा होगा, उससे कम हुआ तो हम दूसरे शॉर्टर और लॉन्गर में चलेंगे. तो अभी द हाईलाइट, द प्रिंस और वॉट एवर यू कॉल, कौन सा रेजिमेन है, BPAL-M रेजिमेन. इट शुड बी वेरी क्लियर. नेक्स्ट. ओके, सो हमारे पास अभी पेशेंट तो मैंने तो BPAL लिख दिया. अब वो आता है फॉलोअप के लिए, कब कब पेशेंट को बुलाना पड़ेगा और उसमें मुझे क्या क्या चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हर मंथ हम क्लिनिकल एवेल्युएशन करेंगे. हर मंथ हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम क्या CBC लिख देंगे, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स. गाइडलाइंस के हिसाब से आप आई वांटेड टू से कि हर 15 डेज में क्या आप CBC करोगे, नहीं, हर मंथली आपको CBC करना है. ठीक है, टू चेक दी हेमोग्लोबिन स्टेटस, और ECG करना है QT इंटरवल के लिए. विजुअल एक्यूटी कब करनी है, 9 वीक्स, 13 वीक्स एंड 26 वीक्स. कल्चर और माइक्रोस्कोपी कब करना है, कल्चर और माइक्रोस्कोपी 2 मंथ से स्टार्ट करके हर मंथ इंटरवल में आपको करते जाना है 6 महीने तक. इंपॉर्टेंट कौन सा रिपोर्ट होता है, जो चौथे महीने का रिपोर्ट होता है, उसमें अगर पॉजिटिव आता है आप साथ साथ रिपीट कल्चर के लिए सेंड करोगे. कल्चर में ये याद रखना है. उसके बाद चेस्ट एक्सरे और LFT, दिस इज टू बी डन एट द 3rd मंथ. LFT की उतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहे हैं. UPT और सीरम इलेक्ट्रोलाइट एज एंड व्हेन इंडिकेटेड. यहाँ पे नीचे जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये पहले रेजिमेन में नहीं था. दैट इज़ लॉन्ग टर्म फॉलोअप. बिकॉज नया रेजिमेन है, हमें आउटपुट नहीं पता है, तो 6 महीने तक तो पेशेंट खा लिया, उसके बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ठीक है, 12, 18, 24, इसमें फॉलोअप करते रहना है पेशेंट को. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, मैक्सिमम चीज़ें मैंने बताई दी. ये एक स्लाइड मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है. द रीज़न इज़, आप सबको पता है ना कि MDR की दवाई मिल नहीं रही है. सबके बहुत जन के मन में ये डाउट होता है, ये प्रॉब्लम हम लोग अक्सर डे इन डे आउट फेस करते हैं. दवाई ही नहीं मिल रही है सर, पेशेंट तो ऐसे ही रेजिस्टेंस हो जाएगा, सरकार की इतनी गलती है. तो सरकार ने अपना गलती सुधार लिया. सरकार बोले कि हम ना PWB बनाएंगे, दैट इज़ पेशेंट वाइज बॉक्स. अगर मेरा पेशेंट जैसे ही पता चलता है कि वो रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है और उससे हम BPAL स्टार्ट करेंगे, उसको हम एक किट पूरे 6 महीने का ही शुरू में दे देंगे. अब मुझे बताइए, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी की कोई इशू आएगी इस रेजिमेन में? नहीं आएगी. मैं जो सेंट्रल वहाँ पे TB वाली जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो पट्टा में हुई थी, व्हेन आई वेंट ओवर देयर, दे सेड कि हम लोग पेशेंट वाइज बॉक्स पहले से ही सबको प्रोवाइड कर देंगे. अब आपको ड्रग्स की अवेलेबिलिटी की इश्यूज खत्म हो गई. कितने सारे दवाई है टोटल लिखा हुआ है, इवन कितने सारे बॉटल और किस स्ट्रिप में मिलेगी वो भी प्री फॉर्म्यूलेटेड है. ठीक है, थिंग्स आर वेरी मेटिकुलसली डन दिस टाइम. नेक्स्ट. ओके, सो बस हो ही गया. कुछ स्पेशल कंडीशंस हमारे पास आती है, प्रेग्नेंट महिला आती है. ओके, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, प्रेगनेंसी इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ MDR TB. अगर गलती से आपने बेडाक्विलिन, ये चीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस और अपने लाइफ टाइम याद रखिएगा. अगर आपने गलती से किसी पेशेंट को बेडाक्विलिन दिया, जो हाईलाइट ड्रग है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हु इज़ ए प्रेग्नेंट औरत एंड यू गिव बेडाक्विलिन, बहुत दिक्कत होगी क्या? डू नॉट वरी. जब प्रॉब्लम एक ही होगा, जब वो बच्चा जन्म लेगा उसका बर्थ वेट कम होगा और जैसे जैसे वो बड़ा होगा
वो कैचअप कर लेगा, तो अल्टीमेटली 10 साल बाद उसका और सबका वेट और हाइट बराबर आ जाएगा। सो डू नॉट वरी अगर आप गलती से भी बाई मिस्टेक देते हैं, बट गाइडलाइन सेज नहीं देना है। नेक्स्ट, प्रीटोमेनिड जो प्रॉब्लम करती है, इट इज़ फिटोटॉक्सिक, हम प्रीटोमेनिड को नहीं दे सकते हैं। द इथियोनामाइड हमने रिप्लेस किया लिनेजोलिड से, प्रेगनेंसी में अब हम शॉर्टर रेजिमेन दे सकते हैं। बेडाक्विलिन लो में, ओके फाइन, एवरीथिंग इज बीन डिस्कस। नेक्स्ट, दूसरा स्लाइड। ओके, बच्चा, अब आपके पास बच्चा भी आएगा। लाइक लास्ट वीक आई गॉट ए किड, 3 साल का छोटा सा बच्चा है, उसको MDR हो गया है, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस। गाइडलाइंस अभी बताती है कि मैक्सिमम बेडाक्विलिन आप 5 साल तक यूज़ कर सकते हो। 5 साल से नीचे का कोई भी बच्चा होगा तो क्या करना है, देयर आर कोर कमिटीज़ फॉर दिस, आप हायर सेंटर में रेफ़र कर देना है। 5 साल के नीचे होगा तो आप रेफ़र करोगे, 5 साल के ऊपर होगा तो विद द हेल्प ऑफ ए पीडियाट्रिशियन यू कैन ट्रीट। प्रीटोमेनिड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन 14 ईयर्स, 14 साल के नीचे प्रीटोमेनिड आप नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट, ओल्डर पीपल, कैन वी गिव बीपाल टू ओल्डर पीपल? यस, वी कैन गिव। डेटा अभी ज़्यादा है नहीं, बट अप्रूवल है हमारे पास, ठीक है, कि क्या इफेक्ट होती है हमें डेटा नहीं पता। सो प्लीज कीप अ मेटिकुलस लुक ऑन द ओल्डर पीपल्स रिपोर्ट। नेक्स्ट, पीपल लिविंग विथ HIV। ओके, टाइम थोड़ा कम है, आई विल बी रशिंग अप ओवर हियर। CD4 काउंट और HIV स्टेटस कुछ भी हो, CD4 कुछ भी हो, आप पेशेंट को अंधा की तरह दे सकते हो, बट रिमेंबर अगर CD4 100 से कम होता है, बी कॉशियस इन दैट पेशेंट, ठीक है। उसके बाद देयर आर सम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, उसकी इंटरेक्शन थोड़ा सा ब्रीफली वी शुड नो। इफाविरेंस, ये मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करती है, अगर इंड्यूस करेगी तो बेडाक्विलिन का इफेक्ट जो मिलेगा वो डिजायर्ड नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा। दूसरा वाला रिटोर्नाविर इंक्रीज करती है बेडाक्विलिन की, तो कार्डियोटॉक्सिसिटी की चांसेस बढ़ जाएगी। एंड द लास्ट वन दैट इज ज़िडोव्यूडिन एंड लिनेजोलिड, ये पेरिफेरल नर्व की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है। छोटा सा है, याद है तो फाइन, नॉट ए बिग डील। नेक्स्ट, ओके, रेनल इनसफिशिएंसी, इट इज सेफ इन किडनी पेशेंट्स, ठीक है। सीवियर अनीमिया और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को थोड़ा सा चेक करना है। नेक्स्ट, लिवर, अगर बेडाक्विलिन और प्रीटोमेनिड इज हेपेटोटॉक्सिक, इन दिस केस हेपेटाइटिस ज़्यादा होती नहीं है। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर मुझे याद आया, फर्स्ट लाइन की जो ड्रग्स है दोज आर हेपेटोटॉक्सिक एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन की जो ड्रग्स है कौन सी हेपेटोटॉक्सिक नहीं है? इथाम्ब्यूटॉल। फर्स्ट लाइन की सारी ड्रग्स हेपेटोटॉक्सिक है। अच्छा, सेकेंड लाइन जो MDR की ड्रग्स दे रहे हैं आर दी हेपेटोटॉक्सिक? ज़्यादा हेपेटोटॉक्सिक है क्या फर्स्ट लाइन से? कॉमन कंसेप्ट ये बताती है जितना ऊपर जाते हैं उतना ज़्यादा होते रहता है, बट द थिंग इज दैट दिस इज लेस हेपेटोटॉक्सिक दैन द फर्स्ट लाइन ड्रग, तो डरना नहीं है इस रेजिमेंट को लिखने से पहले। उसके बाद हेपेटोटॉक्सिक अगर लीवर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, नेक्स्ट, डायबिटीज़। मेडिसिन वालों के पास बहुत ज़्यादा ऐसा पेशेंट आता है जिसमें डायबिटीज़ होगी। द प्रॉब्लम इज जैसे कोई पेशेंट MDR की आती है ना तो शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ शिफ्ट दैट पेशेंट टू इंसुलिन बेस्ड ट्रीटमेंट। ओके, डायबिटीज़ है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो लिनेजोलिड हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या है, मेटफॉर्मिन अगर आप किसी डायबिटिक को दे रहे हो और उसके साथ लिनेजोलिड चल रही है तो लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। और मेटफॉर्मिन B12 डेफिशिएंसी, अनीमिया, और लास्ट में लिनेजोलिड ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी करती है। व्हाट इज अदर ड्रग जो ऑप्टिक न्यूरोपैथी करती है? इथाम्ब्यूटॉल। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, ओके, सो वी हैव अनीमिया, देयर आर फ्यू कट ऑफ्स, इट्स रिटन ओवर हियर। 8 ग्राम से नीचे पेशेंट को नहीं देना है, 1500 इज अ प्लेटलेट काउंट एंड 750 शुड बी द न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट, ओके, ट्रीटमेंट आउटकम इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट आउटकम, मैंने पेशेंट को ट्रीट किया, अब उसका आउटकम क्या हुआ? व्हाट इज इंटरिम आउटकम? जब मैं ट्रीट कर रहा हूँ उस प्रोसेस में अगर मुझे किसी पेशेंट को लेबल करना है उसको हम इंटरिम आउटकम बोलेंगे। बैक्टीरियोलॉजिकल कन्वर्शन, बैक्टीरियोलॉजिकल रिवर्शन। कन्वर्शन का मतलब क्या हुआ? पेशेंट
उसका अपना कल्चर दिया, कफ दिया, उसको मैं कल्चर में भेजा और नेगेटिव आया। एक बार नेगेटिव आने से हम नहीं मानेंगे, हमें 2 बार नेगेटिव चाहिए रिजल्ट 1 हफ्ते के गैप में, तभी हम उसको बैक्टीरियोलॉजिकल कन्वर्शन बोलेंगे। और मुझे या आपको लिखना पड़ेगा प्रिस्क्रिप्शन में, द पेशेंट इज इन स्टेटस ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कन्वर्शन। व्हाट इज रिवर्शन? ए पेशेंट हु इज इन्फेक्टेड बाई MTV हु इज रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट, इन दैट केस अगर वापस से पॉजिटिव हो जाता है, 2 सैंपल चाहिए वापस से पॉजिटिव, उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोलॉजिकल रिवर्शन। अब पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया है हमारा, आउटकम क्या क्या आएगा? ईदर द पेशेंट इज क्योर्ड मतलब बैक्टीरियोलॉजिकल कन्फर्मेशन मेरे पास है, ट्रीटमेंट कंप्लीटेड मतलब पेशेंट कोर्स ले चुका है बट हमारे पास रिजल्ट नहीं है अभी तक, ट्रीटमेंट फेल्ड जब पेशेंट कंटिन्यू नहीं कर पाया है। उसके बाद है लॉस टू फॉलोअप। लॉस टू फॉलोअप मीन्स पेशेंट हमारे पास और कॉन्टैक्ट में नहीं है, इधर वो 1 मंथ से कम दवाई लिया या स्टार्टिंग से ही हैज़ बीन लॉस्ट एंड डाइड, सो अनफॉर्चुनेट पेशेंट इज नो मोर। नेक्स्ट, दिस इज़ अ लास्ट स्लाइड, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। मैं शुरू से ये सारा ही एडवर्स ड्रग रिएक्शन आई हैव बीन प्राइम्ड टू यू ऑल। QT प्रोलॉन्गेशन पता है कैसे निकालते हैं, कितना लिमिट है, 500 से नीचे होगा तो इट इज़ वेल एंड गुड, आई कैन प्रिस्क्राइब। स्पेसिफिक वैल्यूज़ 450 और 470 है, ये QT हो गया। हेपेटोटॉक्सिसिटी मैंने बहुत सारा चीज़ बोला है, 3 टाइम्स से अगर ज़्यादा होगा ऑलवेज बी अलर्ट। और लास्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, you all know about it, so I'll not extend anymore. Next slide. Okay, so thank you so much. I tried my level best. ये प्रेजेंटेशन पूरा बीपाल के ऊपर है, मतलब 80 पेज का जो गाइडलाइंस है, I tried to synopsize the whole of the guidelines. Any doubts, any queries, please feel free to get in touch with me, and I have recorded this for the YouTube session also, so the link will be available. I'll send it in some WhatsApp groups and I'll upload it in YouTube. And at last, I would like to thank my HOD sir. Sir, thank you so much for giving me this opportunity, and thank you for trusting in me. Thank you so much, sir. It's my pleasure to talk in front of you all. Thank you.